बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल समद है और बच्चों आप A.SIC अकेडमी देख रहे हैं। टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट E/M रेशो, इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशो। ये क्या चीज़ हैं ये आज हम पढ़ेंगे, चूँकि अगर इसकी नाम को देख लें तो काफ़ी आसान लगती हैं कि चार्ज टू मास रेशो काफ़ी आसान है। चार्ज इलेक्ट्रॉन की पुट कर ले और मास पे डिवाइड कर ले तो चार्ज की मास रेशो आ जाएगी। लेकिन बेसिकली हमारे मकसद इसका स्टडी करना नहीं है कि भाई चार्ज टू मास रेशो हम निकाले इससे एक्सपेरिमेंटली, जो किसी को पता नहीं था। अभी तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज मालूम कहते हैं मालिकन ने, तो इसको पुट कर ले और इसकी मास पुट कर ले तो लिहाजा काम चल जाएगी। लेकिन जो पता नहीं था 1800 सदी में तो किस तरह फाइंड किया था, वही एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं। तो लिहाजा वन चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्ट के साथ और रीज़न के साथ। तो चार्ज टू मास रेशो क्या है? E/M रेशो ऑफ दी कैथोड रेज। E/M रेशो ऑफ कैथोड रेज हम पढ़ते हैं चार्ज टू मास रेशो। तो वैसे सबसे पहले E/M वैल्यू ऑफ कैथोड रेज इज़ 1.758811 मल्टीप्लाई 10⁻11 और इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिगार्डिंग ऑफ द MCQs ईटा वगैरह में आ सकते हैं। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.06022 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम्ब। ये जो मॉडर्न वैल्यू है ऑफ चार्ज का, ये भी याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQs में आ सकती हैं। और जो मास है 19.11 मल्टीप्लाई 10⁻28 ग्राम। तो लिहाजा E/M रेशो मालूम करना काफ़ी आसान है। चार्ज भी मालूम है और मास भी मालूम है, तो चार्ज टू मास रेशो मालूम कर सकते हैं। लेकिन हमारी मकसद ये नहीं है, तो लिहाजा सबसे पहले जो ये चीज़ें मालूम नहीं थे, तो ये तो बाद में मालूम हो गए, जो साइंस ने काफ़ी डेवलपमेंट आ गया। तो इन 1897 काफ़ी तकरीबन 1800 की बात है, 1897 J.J. थॉमसन नहीं है, डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, इसने एक्सपेरिमेंटली E/M जो रेशो है मालूम किया था। तो किस तरह मालूम किया था? इसकी कुछ सीटअप थी, एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रक्शन थी, सीटअप थी, कुछ चीज़ें थी। सबसे पहले वो जो क्या थी, वोल्टेज सोर्स थी। इसके साथ वोल्टेज सोर्स क्या है, ये भी है और दूसरा यहाँ पर भी वोल्टेज का सोर्स लगाया हुआ है। अगर हम ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, तो लिहाजा ये वोल्टेज सोर्सेस थी। दूसरी बात है स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब। स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर जो चीज़ें हैं और इसके जो स्ट्रक्चर है काफ़ी एक स्पेशल क्रूक डिस्चार्ज ट्यूब जो है इससे काफ़ी डिफरेंट है। तो लिहाजा उसको इसलिए स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब कहती हैं। और कोटेड विद जिंक सल्फाइड। क्योंकि ये फ्लोरेसेंस मटेरियल है, फ्लोरेसेंट मटेरियल है, फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल ये क्यों लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं? तो लिहाजा वोल्टेज सोर्स ये है और ये है। दूसरे बात स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब, ये ग्लास से बना हुआ है। ये डिस्चार्ज ट्यूब जो आपको दिखाई देती हैं, ये ब्लैक सा लाइन से जो बना हुआ है मैंने बनाया है। और कोटेड विद जिंक सल्फाइड। कहाँ पर जिंक सल्फाइड को कोटेड किया है? तो बच्चों यहाँ पर इस प्लेट, ये जो प्लेट आपको दिखाई देता है, यहाँ पर जिंक सल्फाइड को चिपकाया हुआ है। अच्छा, मैग्नेटिक सोर्स मतलब वोल्टेज सोर्स भी मैग्नेटिक सोर्स भी है। यहाँ पर मैग्नेट भी आपको दिखाई देते हैं, मैंने यहाँ पर बच्चों लिखा है मैग्नेट। तो लिहाजा ये क्या थी, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप थी। ग्लास है क्या है, दूसरी बात क्या है, और जो एक बात भूल गया हूँ यहाँ पर लिखना, इसमें क्या है 5 नंबर जो है इलेक्ट्रोड्स है। एक विषय कैथोड है, एक कैथोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा है एनोड, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। इस पर नेगेटिव चार्ज इसलिए कि ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। और ये बैटरी का सैंबल है। ये जो छोटा सा लाइन आपको दिखाई देता है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करती है, और ये जो बड़ी सी लाइन आपको दिखाई देती है ये क्या शो करती है, ये पॉजिटिव प्लेट को शो करती है। तो लिहाजा ये नेगेटिव प्लेट है, एनोड है। ये क्या है, ये कैथोड है, ये वाला
कैथोड, दूसरी बच्चों ये क्या है, एनोड है, और यहाँ पर वोल्टेज का सोर्स लगा हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन है। दूसरी बात ये है वर्किंग बच्चों किस तरह है। वर्किंग इस तरह है कि ये एक इवैक्यूएटेड चेम्बर है, यहाँ पर एक इवैक्यूएटेड चेम्बर है, यहाँ पर क्या है, इसकी वर्किंग ये है कि यहाँ पर बच्चों काफ़ी लो प्रेशर पर वोल्टेज का सोर्स यहाँ पर क्या है, सप्लाई क्या है, तो यहाँ से इसमें जो गैसेस हैं और ये जो प्लेट है, यहाँ से बच्चे क्या पैदा होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स पैदा होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स पैदा होती हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है एट द इंचेस ऑफ, या जब इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाए तो ये कहाँ चलती हैं, ये चलती हैं इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात ये इस पर नेगेटिव चार्ज है इस पर प्लेट पर, तो लिहाजा नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा और या अट्रैक्ट करेगा। तो काफ़ी स्पीड के साथ ये यहाँ पर जाके, और यहाँ पर ये जो है छोटा सा सुराख यहाँ पर लगाया हुआ है इसके एनोड में, ताकि ये जो रेजेस हैं यहाँ पर चले जाए। यहाँ पर एक स्लेट और भी लगाया है ताकि बिल्कुल सीधा लाइन में चला जाए। तो पहली बार जब ये इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाए और काफ़ी स्पीड के साथ रवाना हो जाए, ये स्पीड कौन देता है, ये कैथोड है और ये एनोड है। चूँकि ये नेगेटिव प्लेट है, इसको ये रिपेल करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, तो लिहाजा काफ़ी स्पीड के साथ ये चली जाएगी। जब ये भी एब्सेंट है, ये भी ऑफ किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑफ किया है, यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ किया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये जाएगी और सीधा P1 को स्ट्राइक करेगी। P1 क्या है, P1 को स्ट्राइक करेगी। ये पॉइंट इस प्लेट पर P1 हम इसको कहते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन सीधा जाके यहाँ पर स्ट्राइक करेगा। और यहाँ पर चूँकि जिंक सल्फेट हमने लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से ये स्पार्किंग यहाँ पर आपको नज़र आएगी कि यहाँ पर स्पार्किंग पैदा हो रही हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बच्चों जब हम क्या कर ले, मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई कर ले, मैग्नेटिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर ले, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों इस एनिमेशन में ऊपर जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर किस तरह चार्ज, कौन सी चार्ज है, इस एनिमेशन में ये तो ये लाइन ऊपर जब यहाँ पर आ जाए तो ये पॉजिटिव लाइन प्लेट ये नीचे अपनी तरफ धकेल देगा। क्या है इसमें, ये और बच्चों क्या करेगा, बस इतनी डिफरेंस इस पॉइंट P3 को या P2 यहाँ पर दे दें, जो भी आपकी मर्जी है, ये वाला को स्ट्राइक करेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया, तो P3 को स्ट्राइक किया, P2 आप जो मर्जी हैं, ये जस्ट इमेजिनरी हम दे रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद किया, मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, ऑन किया। तो मैग्नेटिक फील्ड की ऑन होने की वजह से ये क्या है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ये क्या है, ये इस तरह लगाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रॉड है, इसकी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह वो किया है, सप्लाई किया है। ये जस्ट ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके ऊपर बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव प्लेट लगाया हुआ, दूसरा पॉजिटिव लगाया हुआ है। तो ये पॉजिटिव ये इस तरह ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है। कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है। और दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया है, ये इनवर्ड, ये पेज के जो पैरेलल है, सॉरी इस तरह है, परपेंडिकुलर है। एक मैग्नेट यहाँ पर रखा है, दूसरा मैग्नेट यहाँ पर रखा है। आपको समझ आ गया? इस तरह मैं करीब करता हूँ। लेट्स सपोज ये काफ़ी सारी डिस्चार्ज ट्यूब है। ये यहाँ पर जो हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है, नेगेटिव प्लेट, दूसरा पॉजिटिव प्लेट, ख़त्म। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सप्लाई किया। जो मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई किया है, मैग्नेट कहाँ पर रखी है, कौन सी डायरेक्शन पर, ये बिल्कुल इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल या नॉर्थ कॉइल, यहाँ पर जो साउथ पोल है इसकी। तो लिहाजा आपको इसकी जो कंस्ट्रक्शन है समझ आ गया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सप्लाई किया तो इसको चार्ज इस तरह अट्रैक्ट किया और यहाँ पर कर्वेचर लाइन में आ गया। दूसरी बात यह है कि वो जो हमने ये ऊपर से जो यहाँ पर दिया था इसको बंद किया, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको ऑन किया। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन बच्चे जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, बिल्कुल इस तरह। तो ये क्या है, ये इस तरह दिए हैं, ये जो ये नॉर्थ पोल है और ये दूसरा साउथ पोल है। तो लिहाजा ये जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ जाती हैं तो यहाँ पर जब एंटर हो जाती है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगती है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये किस तरह लगती है, लेट्स सपोज ये नॉर्थ पोल है, तो इस तरह हमने ये नॉर्थ पोल लगाया हुआ है, इसकी डायरेक्शन में आप इसकी उंगलियां कर लें, ये जो उंगलियां आपकी इस तरह कर लें, ये क्या है, इनवर्ड टू दी बोर्ड है। इस प्लस प्लस का निशान जो है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जाते हैं इस तरह इस बोर्ड में जाती हैं, इस तरह लगाया हुआ है इस तरह। तो लिहाजा ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं और ये चार्ज जो है इस तरह मूव हो रही है, तो ये फिंगर चार्ज की डायरेक्शन में कर ले। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज है, तो लिहाजा ये फोर्स क्या शो करेगी, ये फोर्स इस तरह शो हो जाएगी, सो है। और इन केस चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, इन केस ऑफ नेगेटिव जो है ये अपोजिट कर लिए फोर्स, तो ये क्या हो जाएगी, ये इस तरह हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरह मुड़ेगी, इस तरह मुड़ेगी। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है तो ये क्या हो जाएगी, ये P2 को स्ट्राइक करेगी। अभी क्या है, अभी हम इसकी इक्वेशन को ड्रा करते हैं। हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है FM मैग्नेटिक फोर्स, BeV मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चूँकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये परपेंडिकुलर है, लाइन इस तरह है और ये किस तरह जाती है, तो साइन थीटा हमने लगाया। चूँकि V ये जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक फील्ड है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, साइन 90 जो परपेंडिकुलर होता है तो 90 होती हैं, तो ये साइन 91 के बराबर होती है। तो लिहाजा ये हम इससे हटा लेती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स लगती है BeV मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक इक्वेशन है मैग्नेटिक फोर्स की। दूसरी जो फोर्स लगती हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को इस तरह सर्कुलर मोशन पे मजबूर कर लेती हैं, इस तरह सर्कुलर मोशन पर। तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये क्या फोर्स जो इस पर इलेक्ट्रॉन पर लग जाती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाती है, mv²/r के बराबर है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ने क्या सप्लाई किया है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमना शुरू कर लेती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की खुसूसियात हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया इस इलेक्ट्रॉन पर कि नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि FC की जो वजह है ये FM है। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स चूँकि इसकी बराबर हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स BeV है, BeV बाज़ किताब में ये BH पर लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है H पर लिखा है, तो उसमें कंफ्यूज ना होना। तो BeV बराबर हो गया mv²/r। चूँकि हमें क्या मालूम करना है, चार्ज मालूम करना है और मास के रेशो मालूम करना है। तो यहाँ पर इससे ये आ गया, किस तरह आ गया, ये चूँकि मास है, यहाँ पर हम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज हैं, तो यहाँ पर लिख लें, और ये जो B है BV इस तरह B लिख लें और mv² लिख लें/r लिख लें। तो यहाँ से M को हटाए, कहाँ पर लिखते, यहाँ पर लिखते, यहाँ से हमने हटाया, यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर डिवीजन में आ गया। यहाँ पर वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन में कि नहीं है, यहाँ पर क्या है, डिवीजन में लेके आइए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर डिवीजन में, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर डिवीजन में आ गया। दूसरी बात है कि यहाँ पर भी वेलोसिटी है और यहाँ पर भी वेलोसिटी, एक वेलोसिटी इसके साथ कैंसिल हो गया, तो लिहाजा ये ख़त्म हो गया। तो फाइनली क्या रह गया, EM/V।
ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस फील्ड की वजह से है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और आर क्या है, रेडियस है। तो लिहाजा यहाँ पर कितनी चीज़ें मालूम हैं, ई बाई एम हमें मालूम करना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें मालूम है कि नहीं है, हम खुद पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं। तो लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम है, यहाँ से क्या है, रेडियस हमें मालूम नहीं है, वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है। रेडियस हमें किस तरह कहाँ से मालूम करेंगे, यहाँ पर बच्चों एक स्केल लगा हुआ होता है, जहाँ पर मैंने लिखा है स्केल। आप इस कर्वेचर से क्या कर सकते हैं, इस ये जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं स्केल से। यहाँ पर जिनके फ्लोरेसेंस मटेरियल, तो यहाँ से इसके साथ कंपैरिजन कर ले तो आप रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। मसला ये है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता नहीं है, तो हम किस तरह पता लगाएंगे। यहाँ पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ इस तरह खड़ा हो जाए और इस तरह के साथ दौड़ जाए, तो लिहाजा कि सुमरा स्पीड के इलेक्ट्रॉन हो रही दोनों स्पीड की बता सुमरा से गई उस स्पीड पर के पुट का कनीदा तरीक़े न दखा, तो हम किस तरह इसको मालूम कर सकते हैं। तो बात ये है कि हमें पता है कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमने अप्लाई किया तो यहाँ पर स्ट्राइक किया, जो मैग्नेटिक फील्ड को सप्लाई किया तो यहाँ पर स्ट्राइक किया। इन द एब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्ट्राइक किया, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं था तो सीधा ये पॉइंट स्ट्राइक कर रहा था। जब एट अ टाइम हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को सप्लाई कर ले, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन कर ले, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर ले, तो लिहाजा हम नोब से जहाँ से कंट्रोल सिस्टम है, बैटरी है, मैग्नेटिक फील्ड को भी कंट्रोल करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंट्रोल करेंगे। दोनों पैनल से हम कंट्रोल करेंगे और हम इसको दोनों को इस तरह एडजस्ट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करें तो ये स्ट्राइक करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन करें तो ये स्ट्राइक करती है। इस तरह हम इसकी दोनों को स्ट्रेंथ बराबर कर लेती हैं कि यहाँ से क्या कर ले, ये अगेन यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये बिल्कुल P1 को अगेन स्ट्राइक कर ले, दोनों को इक्वल कर लेती हैं। तो लिहाजा अगर दोनों को इक्वल कर लेती हैं तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की बराबर है, और जो इस तरह और मैग्नेटिक जो फोर्स है FM BeV की बराबर है कि नहीं, हम ये मान लेते हैं कि बराबर है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है, ये तब यह पॉइंट P1 को स्ट्राइक करेगा। ये जो दोनों फोर्सेस बराबर हो जाए, तो ये दोनों फोर्सेस जब बराबर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्सेस है ये बराबर होगी, इसलिए इस पॉइंट को स्ट्राइक करेगा अगेन। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ई है, ये ई जो ये बड़ा ई इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ाहिर करती हैं और ये ई स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर कर लेती। दूसरी बात यह है कि ये वाला BeV मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एंड V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लिहाजा यहाँ से ये दो हम उड़ा सकते हैं, चार्जेस दोनों साइड पे बराबर है तो ख़त्म। दूसरी बात ये कि यहाँ से हमें क्या मालूम करना है, वेलोसिटी हमें मालूम नहीं था, तो लिहाजा यहाँ पर B है तो यहाँ पर B हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर B डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ से ये भी ख़त्म। तो यहाँ से ये तीनों के तीनों ख़त्म, तीनों के तीनों ख़त्म, यहाँ से चार्ज ख़त्म। तो क्या रह गया E बाई B। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये किस चीज़ की बराबर है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बराबर है। तो लिहाजा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि E बाई B है, सॉरी ये B है, कुछ ये क्या है, ये B है। तो पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, यहाँ पर पुट कर ले इस वेलोसिटी की जो वैल्यू है, तो यहाँ पर हम पुट करते हैं वेलोसिटी की जो वैल्यू है E बाई B, इस तरह। ये क्या है, इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 जो है E बाई M इज इक्वल टू V बाई बी आर, V की जो ये वैल्यू है हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ से V को हटाते हैं तो इसकी जो वैल्यू है E है,
और दूसरा है बी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर बच्चों जो है E/m हम इस तरह लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है क्या है, ये चूँकि ये भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे और चूँकि ये रेडियस है तो यहाँ पर ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इस पैनल से कंट्रोल करते हैं कि नहीं, इसका स्ट्रेंथ हमें पता होगा कि नहीं होगा, बैटरी से कंट्रोल करते तो जाहिर बात है पता होगा। मैग्नेटिक की जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये भी हम पैनल से कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रिक पैनल से बैटरी से कंट्रोल करते हैं, तो लिहाजा इसकी जो स्ट्रेंथ है इसका पता होगा कि नहीं होगा कि हमने कितने स्ट्रेंथ सप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मालूम है कि नहीं है। रह गया रेडियस की जो वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, ये जो कर्वेचर इलेक्ट्रॉन की हो गया है, ये जो रास्ता तब्दील किया है और इसकी जो ये डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन से हम क्या मालूम करते हैं, इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये कर्वेचर जो रास्ता है हम किस तरह मालूम करते हैं। यहाँ पर क्या कर ले, यहाँ पर चूँकि हमने क्या है कि फ्लोरेसेंस मटेरियल डाले हैं, तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बराबर कर लेते हैं, या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ पर स्ट्रेक किया है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में यहाँ पर स्ट्रेक किया है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है, तो यहाँ से हमें इस स्केल से पता चल जाएगा। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन, मैग्नेटिक फील्ड इज़ नोन, जो स्ट्रेंथ है एंड रेडियस इज़ नोन। अगर ये तीनों के तीनों मालूम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम E/m की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा जब जे थॉमसन ने फर्स्ट टाइम इस एक्सपेरिमेंट से क्या किया था, E/m का जो रेशो है मालूम किया था। फिर बाद में जो चार्ज है और इसका जो वैल्यू है क्या है, इसकी जो वैल्यू है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर kg। इसका मतलब है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम चार्ज है। अगर हम 1 kg इलेक्ट्रॉन को ले ले तो इतने चार्ज है, और ये फर्स्ट टाइम पर इन 1897 जे थॉमसन ने डिटरमाइन किया था, चूँकि इसको ना इलेक्ट्रॉन की चार्ज का पता था, इसकी ना मास का पता था। बाद में बच्चों क्या किया, मालेकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, इसका चार्ज मालूम किया, और इसकी चार्ज मालूम होने के बाद इलेक्ट्रॉन का ये मास का भी पता चल गया है। चूँकि E/m की जो रेशो है ये है कि नहीं है, E/m की जो रेशो जो थॉमसन ने मालूम किया है 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर kg। तो लिहाजा अगर चार्ज मालूम हो जाए, इसकी चार्ज की बजाय x वैल्यू, और ये किसने मालूम किया था, मालेकन ने मालूम किया था, तो हम किस तरह कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर कर ले, और जो मास है इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पर x लिखते हैं, उम्र के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो लिहाजा फिर इसको डिवाइड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, तो वैसे भी सारे लोग समझते हैं। तो क्या है 8 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर kg। तो इससे फिर लोगों ने मास कैलकुलेट किया। तो लिहाजा जब क्या हो जाए, चार्ज मालूम हो जाए तो फिर मास भी मालूम हो गया। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन का मास तोलना, उसको मालूम करना काफ़ी मुश्किल है। ये कैलकुलेटेड चीज़ें हैं, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई पूछ ले कि भाई इलेक्ट्रॉन किसी ने तराजू पर रखा है और इसका वज़न मालूम का है, तो ये इम्पॉसिबल है। बाद चीज़ें हम कैलकुलेशन से मालूम करते हैं। ये इतनी हल्की है कि इसकी कैलकुलेशन एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। हम इन कैलकुलेशन से मदद ले लें। जिस तरह के सन का जो डिस्टेंस है ज़मीन तक, लोगों ने मालूम किया है कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट, तो कौन चला गया है, सूरज तो इतने गर्म है कि कोई वहाँ पर नहीं जा सकता। तो लोगों ने डिस्टेंस मालूम किए, तो ये कैलकुलेशन है कि उन्होंने किया है थ्योरेटिकली, और ये ठीक भी है। तो लिहाजा E/m जो रेशो है जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया है, और तब तक काफ़ी हैं।
अगर टॉपिक को समझ आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले, और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपनी भाई को दुआओं में याद रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कतलो दपारा नेक्स्ट लेक्चर के भी मिले। इन केस अगर आपको अदर जो ये चैप्टर की लेक्चर्स हैं और आपको इसमें मसला है तो जो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और वहाँ पर अगर देखना चाहते हैं, इस तरह मैं नहीं कहता कि आप ज़रूर देख लें या मुझे कोई शौक़ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। प्लेलिस्ट में जाए, अगर प्लेलिस्ट में जाने की आपको पता नहीं है कि मैं किस तरह जाऊँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है वीडियो का, वहाँ पर वो इसको सर्च कर ले, वहाँ पर आप देख ले और वहाँ से आप तरीक़ाकार सीख ले कि किसी भी चैनल में आप जब जाते हैं किसी के प्लेलिस्ट में लेक्चर्स देखते हैं तो किस तरह देखी जाती हैं, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और जितनी भी जो लेक्चर है इस चैप्टर की और जो फर्स्ट केमिस्ट्री की जितने लेक्चर्स है सारे के जो 1 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है, और सारे जो लेक्चर्स है 1 प्लेलिस्ट में चैप्टर का नाम लिखा है, जिस तरह के एटॉमिक स्ट्रक्चर है फर्स्ट केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसमें सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितनी भी टॉपिक्स और लेक्चर हैं आपको मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।